नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहते हैं मोहब्बतों की कोई सरहदें नहीं होती, कोई जुबान नहीं होती, उसका कोई दायरा नहीं होता। और मोहब्बत वो एहसास है जो आपको सिर्फ खींच लाती है एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ, एक जुबान से दूसरी जुबान की तरफ और एक दिल से दूसरे दिल की तरफ। सोचिए, कहां दिल्ली और कहां कर्नाटक के कारवाड़ का भटकल 2000 किलोमीटर दूर से ज्यादा का फासला है ये। और इतना लंबा फासला कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस इलाके से कभी मैं गुजरूंगा और कुछ लोगों की आवाजें आएंगी और वो कहेंगे कि आपको भटकल आना है, हमारे घर आना है, हमारे साथ खाना खाना है और बस आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से निकल जाइए, हम सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये आर्टिकल 19 इंडिया को लेकर लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह आशीर्वाद है, उनकी हौसला अफजाई है उस काम को लेकर जो काम हम कर रहे हैं समाज को बेहतर बनाने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए और इंसानियत को एक नए क्षितिज पर स्थापित करने के लिए, ताकि आदमी और आदमी के बीच भेद न हो। कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कोई किसी का शोषण न करे, कोई किसी को सताए नहीं। हमारे घर की बेटियां घरों से निकलें तो घर वापस लौटने तक हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ी ना हो, तेज ना हो। हमारे घर के बच्चे जब अपने घरों से, स्कूलों से बाहर निकलें तो हम डरा हुआ महसूस न करें। क्या पिछले कुछ बरसों में एक कौम को लेकर जो सियासी हवा चलाई गई है, उसने उस कौम के मन में कोई दहशत भरी है, अनिश्चितताएं भरी हैं, कुछ ज्यादा चिंतित किया है। जब आप मुस्लिम समाज के बीच जाते हैं, जो कि बहुत कम हो गया है और उसकी अलग अलग वजह है, क्योंकि माफ कीजिएगा ये इंट्रो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बात करनी जरूरी है, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ है 2024 का लोकसभा चुनाव, आम चुनाव, उसमें हमने देखा है कि एक से एक सेकुलर पार्टियों ने भी रिप्रेजेंटेशन में मुसलमानों का हक मारा है, उनको किनारे किया है और इस वजह से किया है कि वो सांप्रदायिकता की लड़ाई में अपनी एक स्थिति बेहतर बना सके। नरेंद्र मोदी की राजनीति और उनकी वैचारिकी से मुकाबले में एक ऐसी वैचारिकी खड़ी हुई है जो कहती तो अपने आप को अलग है, लेकिन असल में वो थोड़ी थोड़ी उसी तरह की होती जा रही है जिस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी और उनके संगी साथी इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। तो क्या है उस तबके का डर, क्या है उस तबके की चिंताएं, क्या है उन तबके के अरमान और कैसे सोचते हैं वो देश के बारे में, जमहूरियत के बारे में, आईन के बारे में और इन सब से ज्यादा इंसानियत के बारे में। तो बहुत सारे लोग, हम भटकल के एक घर में बैठे हुए, एक बार फिर से आपको याद दिलाएं कि ये कारवार जिला है, उत्तर कन्नडा ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं यहां से और कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं उन सब से आप वाकिफ हैं। तो राजनीति कैसे चलती है और समाज कैसे चलता है, इसको जरा हम एक घरेलू माहौल में समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप ही के घर में आर्टिकल 19 इंडिया की तरफ से आपका। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ आए, हमारी दावत पर आप आए, बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख करके। तो आप आर्टिकल 19 इंडिया को कैसे जानते हैं, सबसे पहले तो यही बता दीजिए। जब गालिबन 2020 या 21 की बात थी है, जब आप चैनल से अलग हुए थे, तब आपने बहुत से लोगों से राय पूछी थी। तो उन बहुत से राय देने वालों में एक मैं भी था। मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप यूट्यूब चैनल बनाइए। फिर हम आपके नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करते रहे। फिर हमारे एक दोस्त ने बताया कि उन्होंने आर्टिकल 19 के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है। फिर बाद में हम उससे जुड़े रहे और मुख्तलिफ जो हालात पेश आते रहे मुल्क में, उसमें बड़ी बेबाकी के साथ हमने आपकी राय सुनी और आपके तासुर हमने सुने, हमने लोगों को शेयर की। जैसे कि आप हमेशा रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपने लोगों से, अपनी तंजीमों से, ऑर्गेनाइजेशन से शेयर कीजिए। तो हम ये चीज़ें शेयर करते रहे ताकि एक बड़े पैमाने पर एक अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का
मैसेज जाए और समाज को ये मालूम हो कि अभी यहाँ पर जो है नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमने आर्टिकल 19 से जो है बहुत सी चीज़ें ये सीखी, बहुत सी चीज़ें हमने महसूस की कि रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, किसी चीज़ पर कैसे इजहार ख्याल किया जाता है। हमको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका नाम क्या है और आप काम क्या करते हैं? देखिए, मेरा नाम सैयद अहमद सालिक है। मैं यहाँ भटकल के एक मदरसे में पढ़ाता हूँ, जामिया इस्लामिया में। और वैसे मैंने नदवे से, लखनऊ से तालीम हासिल की थी। और उसके बाद मैंने कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से एमए किया था लिटरेचर में, और यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक हुआ था मेरा। अब मैं यहाँ पर जो है लोगों के दरमियान काम करता हूँ। लोगों के समाजी बहुत से काम होते हैं, मैं उनमें उन कामों में मशगूल रहता हूँ। मैं यहाँ सहाफ़त से जुड़ा हुआ हूँ, मीडिया के इदारों से जुड़ा हुआ हूँ। ये फ़िक्र ख़बर है, यहाँ पर एक साहिल ऑनलाइन है। हम उन सब लोगों से के साथ राब्ते में रहते हैं। ये लोग यहाँ काम करते हैं और समाज के जो मुख्तलिफ तबक़ात होते हैं उनके दरमियान आपस में कैसे तालमेल हो, कैसी मोहब्बतें हों, ये मीडिया के तो इदारे जो आपको हैं। लगता है कि जो मोहब्बत है, ये जो तालमेल है, वो कुछ कमजोर पड़ा है कुछ वर्षों में? बिल्कुल, ये पिछले कुछ बरसों में इसके अंदर बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। एक 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 वर्ग विशेष के ताल्लुक से, समाज के ख़ास तबके के ताल्लुक से जो माहौल बनाया गया, जो नफ़रत का माहौल बनाया गया, किसने बनाया माहौल? माहौल ज़ाहिर-सी बात है फ़िरक़ा परस्तों ने बनाया, उन लोगों ने बनाया जिनको मोहब्बतों पर यकीन नहीं, उन लोगों ने बनाया जो आपस में एक-दूसरे के को जो है मिलकर रहने नहीं देते। ऐसे लोगों ने ऐसा माहौल बनाया। तो ज़ाहिर-सी बात है आप जैसे कुछ लोग जब खड़े हुए, जिन्होंने अमन की बात की, इंसाफ़ की बात की, समाज के हर तबके को उन्होंने न्याय दिलाने की बात की, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोग ऐसा महसूस हुआ कि इस समाज के अंदर आज भी ज़िंदा हैं और वो मतलब बेज़बानों की आवाज़ बनते हैं। और उनकी आवाज़ जब ऐवान के इक़्तिदार के जब कानों से टकराती है, तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर-सी बात है आज नहीं तो कल से ही हालात के अंदर तब्दीली आएगी, लोग महसूस करेंगे इन सब चीज़ों को और उसमें आपका योगदान होगा ज़रूर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। अच्छा। और मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। और सहाफ़त से जुड़ा हूँ। मुंबई में इनकलाब का सब एडिटर रह चुका हूँ। अच्छा। और तकरीबन 20-25 साल से अच्छा, यहाँ भटकल में मैं देख रहा हूँ कि सहाफत से बहुत सारे लोग ताल्लुक रखते हैं। नहीं, आप क्योंकि सहाफ़त से आए हैं इसके लिए अच्छा। सहाफ़त के लोग जमा हो गए हैं। तो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर गेदर टुगेदर। हाँ। तो ऐसा हुआ है। तो और यहाँ सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहा हूँ, हालात पर नजर रख रहा हूँ। लोग, अगर हम बात करें अकलियत के लोगों की, अल्पसंख्यक बिरादरी की, तो क्या कोई चिंता है, कोई डर है, कोई ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है देश में, मुल्क नहीं में? देखिए, गुज़श्ता 40-50 साल से जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, बदलता हुआ सिनेरियो, उसको देखकर डर लगता है बहुत। और हालात जिस 93 का पूरा साल 1993 का पूरा साल भटकल जो है 9 महीने तक तकरीबन फसाद में जला है। उस दौर में हम यहाँ रहे हैं। हमने लाशें देखी हैं, हमने बच्चों को मरते देखा, हमने बूढ़ी औरतों को ज़बह होते हुए देखा है। वो दर्द हमारे आंखों में रहता है और हम अपने मुस्तकबिल के बारे में हमारी तो उम्र खत्म हो रही है, हम दूसरे नस्ल को किस हालत में छोड़ के जा रहे हैं, आने वाले दिन कितने खतरनाक होंगे। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा के रिजल्ट के दिन रात जो आपका जो वीडियो था, मैं रो पड़ा था आपकी आवाज सुनकर। वो जो तड़प आपने दिखाई दी, आज की रात बड़ी सख्त है, बार बार आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कयामत की रात। मैंने कई लोगों को फॉरवर्ड किया था, वो दिल की आवाज थी और जो मैं कहना चाहता था, मेरे जैसे लोग कहना चाहते थे और दुआ कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने आपकी आवाज भी सुन ली और हम जैसे लोगों की आवाज सुन ली और रिजल्ट कुछ तो बेहतर निकला। तो ये जो जद्दोजहद हो रही है, ये देखकर थोड़ा इत्मीनान होता है कि ठीक है, लेकिन सख्त दौर है, लेकिन इसको बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत दिलाने वाले लोग भी आप जैसे मौजूद हैं। नहीं, वो तो हर दौर में जमहूरियत की लड़ाई लड़ने वाले लोग रहेंगे। ऐसा लगता है कि लड़ने वाले लोग खत्म हो रहे हैं, लेकिन हर दौर का सच यही है कि हमेशा मुट्ठी भर लोग लड़ाई लड़ते हैं और पूरा मुल्क, पूरी दुनिया, पूरी कौम उसका फायदा उठाती है। तो वो तो लड़ने वाले लोग हमेशा रहेंगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई चिंताएं उतनी ही बड़ी हैं जितनी हम दिखाते हैं या जितनी हम समझने की कोशिश करते हैं, या फिर वो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। तो चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयद मोहम्मद यासिर। यासिर, तो आप ये बताएं कि एक बड़ा स्टीरियोटाइपिंग है कि जैसे ही कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, टोपी लगा लेता है, ऊंचा पायजामा पहन लेता है, तो सियासत के कुछ लोग बड़े अलग नजरिए से देखने लगते हैं। बकरीद का जैसे ही माहौल आता है तो लोग शाकाहार को लेकर प्रवचन देने लगते हैं। तो हालात
पहले से बदतर हैं, या आपकी तो ठीक ठाक उम्र हो गई है, कि हमेशा से ऐसा ही था माहौल? नहीं, हमेशा से ऐसे नहीं था। पहले बहुत ज़्यादा जो आपस में रब्त और ताल्लुक़ और मोहब्बत थी, लेकिन इधर कुछ सालों से फ़िरका परस्त लोगों ने जो है अपनी हुकूमत को चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी पर जो है अपनी कुर्सी पर जो है जमे रहने के लिए उनके सामने यही नज़र आता है कि बस दो कम्युनिटी को जो आपस में लड़ाओ, फिर उसके बाद जो है अपना उल्लू सीधा करो, ये मामला है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा, जो एक ख़ास किस्म का लिबास पर जो है उनको जो है तनकीद करते हैं और इस तरह की बातें जो है फैलाते हैं कि लोगों का जो है जीना महाल कर देते हैं। और हमने देखा कि लोकसभा के जो इंतखाबात के बाद इसमें यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो है इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमने देखे कि तशद्दुद का सिलसिला जो है दोबारा शुरू किया गया है। तो आप जैसी जो ने इंसाफ की आवाज़ जो बुलंद करते हैं, आप हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ की आवाज़ आप बदस्तूर जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहिए, हम भी आपके साथ रहेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात में सुधार आएगा और नफ़रत की सियासत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और मोहब्बत की फ़िज़ा जो है हमारे इस हिंदुस्तान में इंशाल्लाह मोहब्बत की फ़िज़ा बनी रहेगी इंशाल्लाह। क्या बात है, आमीन। तो ये तो राहुल गांधी वाली बात हो गई, मोहब्बत की दुकान वाली। हाँ जी, कि फूलों की दुकान नफरत के बाजार जी, में जी। खोल रहा हूँ। ये क्या नाम? नफ़रत का बाजार बंद होगा और मोहब्बत की हाँ। दुकान इंशाल्लाह खुलेगी। अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं, जरा समझे। भटकल है ये, कारवार जिला, उत्तर कन्नड़ा इलाका। क्या नाम है आपका? आइए बैठिए। अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान। मैं फिक्र खबर मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं? तो आपका मीडिया क्या कहता है कि मुल्क के हालात कैसे हैं? मुल्क के हालात जो है 2024 के बाद ऐसे लग रहा है कि जो पुराना हिंदुस्तान था वो हिंदुस्तान लौट कर आया। 24 से पहले क्या हो गया था? 24 से पहले ऐसे हालात कुछ लोगों ने अभी जैसे लोगों ने कहा कि ऐसे हालात बनाए गए थे हाँ। कि दो कम्युनिटी को आपस में लड़ाकर इख्तियार को जो है अपने हाथ में रखा जाए और एक तानाशाही वाला दौर जो है ऐसे महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन अब 24 के बाद के लोकसभा इंतखाबात के बाद जो है ऐसे लग रहा है कि माहौल में कुछ सुधार आ रहा है। हाँ। अच्छा। तो फिर जो है इसको और ज्यादा जो है बढ़ाने की जरूरत है। हाँ। हाँ। और कैसे बढ़ेगा ये? ऐसे ही जो आपने कहा राहुल गांधी वाली बात हाँ। कि नफरत का माहौल जो है खत्म होना चाहिए हाँ। और मोहब्बत का जो है मेल मिलाप होना चाहिए और दो कम्युनिटी के लोग जो है जैसे आप हमारे यहाँ इस तरह से जो है ऐसे माहौल को जो है बढ़ावा देने से हाँ। माहौल में कुछ तो सुधार आ सकता है। हाँ। तो ये एक छोटा सा दिया जो है वो काम करता है। हाँ। तो क्षमा जब रोशन हो जाएगी हाँ। तो उससे जो है पूरा हिंदुस्तान जो है वो रोशन हो सकता है। एक नौजवान साथी भी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नाम इस्माइल जोरेज है। इस्माइल जोरेज जोरेज जी। वाह। तो इस्माइल, आप क्या करते हैं? मैं वार्ता भारती में इंग्लिश वेबसाइट में सब एडिटर हूँ। अच्छा, आप सब एडिटर हैं जी। तो 2024 का जो चुनाव हुआ और जो कर्नाटक का रिजल्ट आया, जैसा बाकी देश के हिस्सों का जो रिजल्ट था उस हिसाब से कर्नाटक का रिजल्ट नहीं आया। बिल्कुल। तो एक जर्नलिस्ट के बतौर आपको क्या इसके पीछे वजह लगती है? एक तो ये है कि कोस्टल कर्नाटका का जो ये बेल्ट है उसमें एक्सट्रीमिज्म ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। एक्सट्रीमिस्ट ने ग्राउंड पे काम किया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिंज एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो वो इस बार दूसरी तरफ भी देखने को मिला, दूसरे पार्ट्स में भी देखने को मिला। और जो कांग्रेस की जो इनफाइटिंग है अपनी पार्टी के अंदर उसका भी इम्पैक्ट रहा कि उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था। एंड इट कैन बी सेड के वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पूरे इंडिया में अगर कोई स्टेट का आया है तो एक हिसाब से कर्नाटक का आया है। जितनी सीट जहाँ पे एक्सपेक्ट करी गई थी नहीं हुई। इसमें ये भी एक्सट्रीमिज्म का भी पार्ट है और कांग्रेस की इनफाइटिंग का भी पार्ट है। अच्छा, तो लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को कुछ गेन होगा या भाजपा गेन करेगी या क्या, कैसे चलेगी अभी कर्नाटक की राजनीति? अभी तो यहाँ पे कर्नाटक में ये सीन है कि कांग्रेस के लिए दे हैव एवरीथिंग टू लूज एंड बीजेपी हैज एवरीथिंग टू विन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए थे जिसमें कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रही थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही थी और हिस्टोरिकल मैंडेट के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। उसके बाद जो इनफाइटिंग की वजह से यहाँ पे वीक हुई है कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से उस पर कैपिटलाइज करके आ रही है
और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी जितना ज्यादा ट्राई करेगी उतना ज्यादा जीतेगी, और कांग्रेस जितना इन फाइटिंग में अपनी उलझी रहेगी उतना ही ज्यादा उसको हारने के लिए है। तो आपका क्या नाम है? अभी बात हुई जी, अभी बात हुई अच्छा, अभी बात हुई। हाँ, तो ये बताइए कि ये जो पूरा माहौल है यहाँ, मतलब कोस्टल एरिया में बैठकर आप बाकी हिंदुस्तान के बारे में जब सोचते हैं तो क्या लगता है? आप उत्तर प्रदेश के बारे में, दिल्ली के बारे में, या राजस्थान हरियाणा के बारे में, वहां के समाज के बारे में आपको क्या लगता है कि वो राजनीतिक तौर पर कैसे हैं, सामाजिक तौर पर कैसे हैं? आपको उधर के समाज से कोई शिकायत है, कोई अच्छी बात लगती है सीखने को? शिकायत तो नहीं है, लेकिन एक खास बात यह है कि यहाँ के लोग जो है पॉलिटिक्स से थोड़ा सा जो है हटे हुए हैं, मतलब उतने इन्वॉल्व नहीं है जितना इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या वजह लगती है इसकी? इसकी वजह बहुत सारी वजूहत हो सकती है, लेकिन उसमें एक अहम वजह यह है कि यहाँ शुरू दौर से ही पॉलिटिक्स से जो है लोग थोड़ा कटे हुए ही रहे। तो वहाँ के लोग, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहाँ जो है पॉलिटिक्स की जगह जगह बात होती है। आप चाय की दुकान में भी जाएंगे तो वहां पर भी पॉलिटिक्स की बात होगी, और नुक्कड़ पे खड़े रहेंगे वहां भी लोग पॉलिटिक्स की बात करेंगे। तो वहाँ एक पॉलिटिकली एक माहौल है। यहाँ जो है सिर्फ जो है इलेक्शन के दौर में जो है वो माहौल क्रिएट किया जाता है, और लोग जो है वोट के हद तक जो है वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। अभी इसके बाद जो है अभी थोड़ी सी आ रही है बेदारी इसमें, उसको और मजीद मजबूत करने की जरूरत है। कुछ बोल रहे थे? बेसिकली ये जो कम्युनिटी है यहाँ भटकर की, ये बिजनेस और ट्रेडर्स हैं, ये लोग ये यहाँ सेटल नहीं है, ये सब गल्फ में रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ लोकल पॉलिटिक्स या मुल्क की पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। हमारे अच्छे लीडर्स निकले हैं, स्टेट के वजीर भी रह चुके हैं, दो वजीर मिनिस्टर्स रह चुके हैं माजी में, लेकिन न्यू जनरेशन कोई भी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही कम हिस्सा लेते हैं पॉलिटिक्स में। तो ये इस इलाके की एक समस्या तो है कि लोग राजनीति में कम दिलचस्पी लेते हैं या वो अपने कारोबार में ज्यादा मसरूफ हैं। लेकिन साथ ही एक जो बड़ा सच है या कहें बड़ी लकीर है, वो ये है कि किसी से भी आप बात करिए, वो कहते हैं कि हम चैनो अमन के तरफदार हैं, हम शांति चाहते हैं, हम फसाद नहीं चाहते, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। और ये बात इधर के भी लोग करते हैं, उधर के लोग भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। और एक बहुत कंपोजिट कल्चर है कर्नाटक के कोस्टल एरिया का, जिसको तोड़ने की कोशिश की गई है बार बार सियासी इदारों की तरफ से। तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी और समाज को इसका नेतृत्व सामूहिक तौर पर अपने हाथ में लेना होगा। पढ़े लिखे तबके को अपने हाथ में लेना होगा, जागरूक तबके को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, सामाजिक लोगों को खुद यह तय करना पड़ेगा कि वो कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं। तो यात्राएं, मैंने पहले भी कहा कि हमेशा आपको समृद्ध करती हैं। हम एक यात्रा में हैं, हम दिल्ली से बंबई और बंबई से फिर मंगलुरु की तरफ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश जिस शय से बनता है और जो सियासत हमको बताती है दिल्ली में बैठकर, उन दोनों के बीच फर्क कितना है। तो हम फर्क को समझकर लोगों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इस मुल्क के लोगों के भीतर दूरियां इतनी आसानी से बना देती है सियासत। लेकिन हम साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल ये सूरत बदलेगी, हम नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें बदला हुआ हिंदुस्तान देखेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आर्टिकल 19 इंडिया को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।